हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। अगेन वेलकम टू पढ़ रहे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई हमने केमिकल काइनेटिक्स की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। एक लेक्चर आपने देख लिया होगा, बड़ी बेसिक वो क्लास थी। अब आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो है केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने दो तीन एमसीक्यूज आपके लिए लिए हैं, है ना। स्पेशली एक होगा क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड एक होगा। आगे जाके हम और भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये वाली क्लास पहले वाली क्लास से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, ठीक है। और धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना भाई, एक एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, लास्ट क्लास से रिलेटेड ही ये है। तो आपसे बोला गया है विच इज करेक्ट रिलेशन इन बिटवीन डीसी बाई डी टी, dn बाई डी टी एंड dp बाई डी टी। dc बाई डी टी क्या है? ये आपका चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dn बाई डी टी क्या है? चेंज इन मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dp बाई डी टी, तो यहाँ पे c का मतलब है कंसंट्रेशन से, n का मतलब है मोल से, p का मतलब प्रेशर। इन दी गैसियस रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्टेंट एजी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा वो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जल्दी से बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब भी कोई ए रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो ये तीनों चीजें ही डिक्रीज करती है। इनका क्या करेगा? डिक्रीज करेगी। कंसंट्रेशन भी कम होगी, मोल्स भी कम होते हैं, प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, पहली बात तो नेगेटिव साइन रहेगा, उसके बाद नेगेटिव तो ठीक है। अब देखो, मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, अगर मैं बताऊं, मैंने कहा कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। इसका मतलब यहां से हमें यह समझना है कि जो प्रेशर एंड मोल्स वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा मैंने अभी अभी बताया कि P इज इक्वल टू सी आर टी बी होता है। तो अगर मुझे यहां से C लिखना है, तो क्या मैं dc बाई डी टी को लिखूंगा कि वो इक्वल होगा 1 बाई आर टी इंटू में dp बाई डी टी, है ना। और नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये सारे डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब माइनस डीसी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? -1 बाई आर टी डीपी बाई डी टी। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसको कोई मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से अगर मैं लिखूं कि अगर मैं इसे वॉल्यूम बोल रहा हूं, ठीक है, और ये आपका आर टी हो जाता है। अब आर टी बार बार लिखने की जरूरत बेसिकली आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे, क्योंकि अब जब यहां पे आप आर टी लिखोगे, इनके बीच में रिलेशन तो वही आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे dn बाई डी टी निकालेंगे और यहाँ पे आप वॉल्यूम रख रहे, तो देखो dn बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, है ना। इन द टर्म ऑफ किसकी? प्रेशर की टर्म में भी देख सकते हो, कंसंट्रेशन की टर्म में भी देख सकते हो। कंसंट्रेशन तो ये हो गया जी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रेशर का ये तो इसका आंसर ए आएगा। मतलब कहने का मतलब ए इसकी परफेक्ट रिलेशन बैठती है। ए इसकी परफेक्ट है कि ये आपका ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा कि माइनस डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई वी डी एन बाई डी टी, एंड ये आपका इस प्रकार से आ जाता है वॉल्यूम को। क्योंकि देखो, आप सभी को एक बात ये भी पता होगी, अगर आपको यहां से ये चीज समझ में नहीं, यहां से देख सकते हो कि जो डीसी बाई डी टी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से डीसी बाई को इसके इक्वल लिखा गया। नेगेटिव साइन लिखने का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि ये सारे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका भाई एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा करवा दिया है जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नया टॉपिक। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो काफी फैक्टर आएंगे इसमें, तो एक एक करके हमें सारे फैक्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यहां पे आता आपका, वो है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जो आपने रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट लिए ना, उनका नेचर कैसा है। जो भी स्टूडेंट लाइव है वो कमेंट करेंगे भाई। जो स्टूडेंट लाइव है वो सारे कमेंट करो एक बार जल्दी से। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे कि नेचर का मतलब। तो देखो, नेचर का मतलब पहली जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है उसकी स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो नेचर में भी पहला जो आता है पॉइंट, वो जो आता है वो आता है फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ
आर कैपिटल बोले तो आर मतलब रिएक्टेंट एंड कैपिटल पी बोले तो प्रोडक्ट। तो देखिए हमेशा आपने देखा होगा कि जो गैस होती है, गैस तो गैस जो होती है, गैसेस आपस में जब टकराती तो उनमें कोलिजन्स फास्ट होते हैं, है ना। फास्ट होने का मतलब कोलिजन ज्यादा होते हैं, फास्ट तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उनके अंदर कोलिजन्स ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हाय छोटू, और भी स्टूडेंट है भाई जो भी देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मीनिंग यही होता है आपका कि आपका जो गैसियस होती है ना, गैसेस की का जो रेट ऑफ रिएक्शन वो ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का आता है, एंड फिर सबसे कम जो आपका देखने को मिलता है वो सॉलिड के अंदर देखने को मिलता है। तो पहला जो है ना आप इससे देख सकते हैं। अगर सिर्फ गैसेस हो तो गैसेस में भी आप देखिएगा, अगर मान लो कि आपके पास सिर्फ गैसेस है, मिक्सचर है बेसिकली, तो उसमें होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका रेट ज्यादा होता है ना, क्योंकि वहां पे होमोजीनियस का मतलब सेम फेज रहा होगा। तो होमोजीनियस एंड आपका यहाँ पे हेट्रोजीनियस के कंपैरिजन में होमोजीनियस का रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात की, तो इस तरीके से आ गया। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे आता है वो सरफेस एरिया से आता है। बी जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है जी, यहाँ पे सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करता है उसके ऊपर उतना ज्यादा ही आपका रेट इंक्रीज करता है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट्स करेंगे एंड वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस। अगर आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हो इसका मतलब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो। अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस, ठीक है, इन द स्मॉल पीसेस, इन स्मॉल पीसेस, ऑन ब्रेकिंग द सब्सटेंस इन स्मॉल पीसेस इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, है ना, एंड इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज करता है, और देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो ये है। तीसरा होता भाई आपका, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है केमिकल नेचर, ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको ये देखना भाई, मान लो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, या आपने भाई ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में काफी जगह यूज की होगी ये वाला टर्म। रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, किसकी स्टेबिलिटी, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी। अगर आपका रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा। अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा तो उसका रेट कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिएक्टिविटी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका जो कंपाउंड, जो रिएक्टेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड दूसरा यहीं से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि देखो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। जितना ज्यादा आपका देखो इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा रिएक्टेंट उतना ज्यादा जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि एक आपके पास एसिटिक एसिड है एंड एक आपके पास फॉर्मिक एसिड है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कौन से वाला ज्यादा एसिडिक होगा, या किसका मतलब किसका H पॉजिटिव का डोनेशन का रेट ज्यादा होगा, किसके H पॉजिटिव के डोनेशन का रेट ज्यादा होगा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, जब आप उसे ब्रेक करेंगे तो वो किस किस में ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा एसिटेट आयन में एंड H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, है ना। और दूसरा मैं जब फॉर्मिक एसिड को ब्रेक करूंगा तो वो भी किस में ब्रेक होगा,
तो वो ब्रेक होगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव में। तो मतलब प्रोडक्ट में किसका रेट ज्यादा होगा इस रिएक्शन का होना, डिसोसिएशन किसका आसानी से होगा, तो हम कहेंगे कि वो फॉर्मिक एसिड का रेट ज्यादा रहेगा। इसका जो रेट रहा होगा, रेट ऑफ फॉर्मिक एसिड वो ज्यादा रहा होगा। उसके दो रीजन हैं, यहां पे तो एक ही है बेसिकली, तो वो क्या है जी एक रीजन, तो वो रीजन क्या, वो रीजन है ये कि स्टेबिलिटी ऑफ इसकी हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी, कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ना आपका वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि एसिड इस CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ये कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहेगा, अगर ये यहाँ पे कन्वर्ट होना चाहेगा तो रेट ऑफ फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये रहा सेकंड। तो ये अभी तक क्या चल रहा था हमारा, अभी तक पहला पॉइंट ही हम पढ़ रहे थे कि जो रेट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब नेचर में फिजिकल स्टेट भी आ गई है जी, उसके बाद नेचर में सरफेस एरिया भी आ गया है, नेचर में केमिकल नेचर, ये सब आ गए हैं। अब अगर बात करें भाई नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैम में आया नहीं है, आएगा कभी न कभी, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है, काफी एग्जाम में ऑलरेडी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यस, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही ले सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें ए, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली, कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है आपका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तो देखो जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो उसका रेट भी ज्यादा होता है। तो मान लो अगर आप किसी की कंसंट्रेशन को, है ना, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, अभी मैं अलग तरीके से भी पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका, है ना, वैसे तो वो एक, है ना, एक सिस्टमेटिकल, है ना, एक आपका जो है फिक्स एक लॉ है उसके हिसाब से बताते हैं कि कंसंट्रेशन जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि अभी के तौर पे कि जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, अभी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है अभी आएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नहीं कह सकते, इसका भी एक है, मान लो कि अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी है तो आपका रेट डबल हो गया, है ना। इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी स्टूडेंट्स, लेकिन ये देखिएगा कि जो रेट होता है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर में, ऐसा नहीं कि सिंपली इसकी पावर हम लगा देते हैं ऊपर ऑर्डर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, इसी को हम बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आप कह रहे थे ना कि कंसंट्रेशन को भाई आप मतलब कह रहे थे ना कि ऑर्डर इसका देख के बता देंगे, किसी भी रिएक्शन का हम देख के ऑर्डर बता ही नहीं सकते, ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली, है ना, ऑर्डर को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑर्डर को फाइंड आउट करने के, अगर किसी भी रिएक्शन को देख के हम बता देते कि इसका ऑर्डर ये है तो काफी आसानी हो जाती इस चैप्टर में हमें। तो किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। हाँ, हो सकता है वो एक केस में हो सकता है, वो मोलिकुलैरिटी वगैरह में, वो भी आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहां पे देखिए, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसी को मैं एक दूसरी लैंग्वेज में लिखवाता हूं ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आए। तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अगर कंसंट्रेशन का पता लग गया तो वॉल्यूम का भी पता लग जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। तो अब मैं काफी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं भाई, इसको आप काफी नोट बना के और काफी अच्छे से समझिएगा। वो यही है, ये पॉइंट की आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, ROR is found to be, ROR is found to be dependent on concentration, dependent on concentration in complicated manner,
complicated manner and its dependency also change with progress of reaction, है ना, complicated manner and its and this dependency and this dependency ठीक है, is also changing with progress of reaction, also changing with also changes with progress manner, also changing with the progress of the reaction, है ना, progress of the reaction. एंड इसके बाद अगर बात की जाए, बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रेट और कंसंट्रेशन, है ना, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. तो रेट ला एक्सप्रेशन यही कहता है, ठीक है. इसको बस अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे रेट ला एक्सप्रेशन की बात करूं तो वो क्या होता है. तो वो ये कहता है रेट ला एक्सप्रेशन की रेट जो होता है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर. अब ये ऑर्डर क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डर क्या होता है. तो देखो, जो रेट ला एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर का सम होता है, क्या कह रहा हूं मैं, रेट ला एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर का सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सॉरी, तो ये क्या हो गया बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है. मतलब ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका रेट ला एक्सप्रेशन. आर एल ई का मतलब होता है रेट ला एक्सप्रेशन. और इसी को जब सोल्व किया जाता है तो कैपिटल आर, इस डायरेक्टली साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं. दिस कांस्टेंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. यहाँ पे जो के का मतलब होता है वो रेट कांस्टेंट होता है यहाँ पे. और ये ऑर्डर तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है. तो देखिएगा, तो यहाँ पे आपका जो के है वो क्या है जी, ये जो के है इसे क्या बोला जाता है, इस के को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. के को रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी बोला जाता है. ज्यादातर ये रेट कांस्टेंट. एंड इसकी यूनिट के ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आए हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन आते हैं. कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और कई बार इनडायरेक्टली. आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया है आपसे यूनिट 2018 या 19 में आया, सॉरी 19 में सिर्फ आपसे एक यूनिट दी गई थी, बोला था कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा. बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे. तो ऑर्डर को फाइंड आउट करने का एक सिंपलेस्ट मेथड ये होता है, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट पता हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं. तो आओ जी पहले तो ये सीखते हैं कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट. ये के है क्या, इस के को डिफाइन करो पहले. तो इस रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट. तो देखिए, ये अभी ये तो पता लग गया कि जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, आपका के इंटू में सी की पावर ऑर्डर, है ना. यही बात तो है. अगर मैं कहूं कि के वो रेट होता है जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलार हो, 1 मोलार कंसंट्रेशन का जो रेट होता है वही तो रेट कांस्टेंट होता है. कैसे, अगर मैं इस सी की जगह यहां पे अगर इस सी की जगह 1 पुट कर दूं तो ऑर्डर कुछ भी रहे, चाहे ऑर्डर कुछ भी रहे, 1 की पावर तो 1 होता है, कुछ भी हो तो 1. उस दौरान इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे कंसंट्रेशन को 1 पुट कर दूं तो मेरा जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में ऑर्डर की 1 की पावर ऑर्डर. और यहां से हमें ये पता लग गया कि जो हमारा रेट है वो किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के. इसका मतलब अगर इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो वो ये हो जाएगी, हैंस यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, हैंस के इज डिफाइंड एज, है ना, के इज डिफाइंड एज, है ना, के इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of each and every species. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में कई बार इंटरमीडिएट्स भी आ जाते हैं, उनको हम हटाते हैं, हालांकि, है ना, उनको हम हटाते हैं. हो सकता है कि एक से भी ज्यादा रिएक्टेंट आ जाए. तो hence K is defined as the rate of reaction when concentration of each and every, when concentration of each and every element, each and every element, each and every element, each and every element, element, each and every species, हाँ species involved in rate law, यानी कि जो रेट ला एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो वो यूनिटी हो जाए, ब्रैकेट में इन द रेट ला एक्सप्रेशन इज यूनिटी. अगर वो 1 हो जाता है इज यूनिटी, तो
उसी को क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। समझ में आया स्टूडेंट? इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट से काफी बार बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं इसकी यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो मैं बहुत आसान तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है? कभी भी अगर आप भूल भी गए ना तो भी आप इजीली उसको निकाल लेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? तो देखो अभी यहां से ये पता लग रहा है कि जो रेट कांस्टेंट वो किसके इक्वल है, रेट, एंड यहां से क्या आ रहा है ये के इनटू में यहां पे क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन की पावर क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर आ रहा है। अब तो मुझे अब ये बताओ कि रेट की यूनिट क्या होती है? तो मैंने पढ़ाया आपको रेट की यूनिट क्या होती है। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है? मोल पर लीटर एंड पर टाइम, ठीक है? पर टाइम लिख देता हूं यहां पे, सॉरी एक मिनट दोबारा से, ठीक है? तो यहां पे क्या होती है जी, मोल पर लीटर एंड पर टाइम होती है किसके, टाइम कुछ भी, सेकंड में या कुछ भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ के किसके इक्वल आ जाएगी, तो इनटू में कर देता हूं मैं, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? तो आप कहोगे जी ये तो मोल पर लीटर होती है ना? और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। आपको पता है ना इस बात का कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। ये भी कई बार डेसीमीटर क्यूब में भी लिख देते हैं कि पावर ऑर्डर, ऑर्डर को मैं यहाँ पे एन से दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं अगर यहाँ से बात करूं कि यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, के बोले तो रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ मोल, उसके बाद लिखा हुआ पर लीटर एंड पर टाइम, ठीक है? ये एंड नीचे क्या आ गया आपका, मोल, है ना? यहाँ से मोल पर लीटर की पावर क्या आ गया, एन। तो मैं अगर यहां से आपका लिखूं कि अब फाइनली सॉल्यूशन एक बात में, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा कि पावर 1 माइनस एन, एंड इनटू में क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, इनटू में टाइम इनवर्स। और यहां पे इस एन का जो मतलब है ना वो ऑर्डर होता है। यहां पे इस एन का जो मतलब होता है वो आपका ऑर्डर से मतलब होता है, ठीक है? तो यही आपका क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के, यही आपका क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ के हो जाएगी। समझ में आई आपको बात क्या कह रहा हूं मैं यहां पे? अब देखो अगर यही पूछा था आपसे, है ना? ये जैम 2019 का शायद क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने जो है एन की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी, 0 पुट करने का मतलब कि ऑर्डर अब कितना हो गया जी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 का मतलब, n का मतलब यहाँ पे ऊपर है ऑर्डर। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, क्या यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी? तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 तो सेम आ जाएगी, यानी कि जो रेट की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट भी हो जाती है। किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए। तो वो क्या हो जाएगी जी आपका, मोल पर लीटर एंड पर टाइम, मोल पर लीटर एंड पर टाइम यूनिट पूछे तो वो ही है। और 0 ऑर्डर के लिए ये बात ठीक भी है, क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि रेट जो होता है इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर होता है। अगर आपने ऑर्डर को 0 पुट कर दिया तो रेट और रेट कांस्टेंट तो इक्वल ही हो जाते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए है ना, जो रेट होता है ना वही रेट कांस्टेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेट ऑर्डर कितना है, 0 ऑर्डर है ये रहा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहां से n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू होती है, तो जैसे ही 1 पुट करूंगा 1 माइनस 1 होता है 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी आपका, इसकी यूनिट हो जाएगी टाइम इनवर्स। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, काफी बार क्या करते हैं ना, हमें जैसे कि जब कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ऑर्डर की काइनेटिक्स, 0 ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। अब हमें ना मान लो कि आपसे बोला गया कि कंसंट्रेशन निकाल लो 10 मिनट बाद, इनिशियल इतनी है। अब भाई फॉर्मूला तो आप तभी लगाओगे ना जब आपको यह पता होगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उसी, क्योंकि आप सभी को पता है सभी ऑर्डर के डिफरेंट ऑर्डर्स के डिफरेंट फार्मूले होते हैं, है ना? तो यही है, कई बार आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के पता लगता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ये है। जैसे आपको काफी बार पर सेकंड लिखा मिलेगा, जहां पे भी पर सेकंड लिखा मिल जाए, पर मिनट लिखा मिल जाए, पर हावर लिखा मिल जाए, समझ जाना कि वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 2 पुट कर देता हूं तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स क्या बनेगी। मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से भी लिख देता हूं, भाई इन जर्नल फॉर्मूला है तो उसको मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख देता हूं इस ब्रैकेट में डाल के। वो यही है कि आपका मोल एंड पर लीटर की पावर 1 माइनस एन,
मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एंड यहां पे क्या कर देंगे आपका सेकंड नहीं टाइम लिखो क्योंकि टाइम लिखना ज्यादा सही रहेगा, टाइम इनवर्स ये रहा। अब जब n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1, और -1 का मतलब हो जाएगा जी अब मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर, एंड यहां पे हो जाएगा जी आपका टाइम इनवर्स। टाइम तो इनवर्स ही रहने वाला है, टाइम तो इनवर्स ही रहने वाला है, तो मोल इनवर्स हो जाए इसका मतलब सेकंड ऑर्डर। अगर थर्ड ऑर्डर की निकालनी है अब तो कितने ऑर्डर की निकाल लो, तो अब कितना बन जाएगा मोल टू -2 एंड लीटर का स्क्वायर, एंड यहां पे क्या हो जाएगा जी टाइम इनवर्स। तो ये है nth ऑर्डर की पूछे n इज इक्वल टू nth कर दे तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि मोल पर लीटर की पावर कर देंगे 1 माइनस एन इंटू में कर देंगे टाइम का इनवर्स। ठीक है जी, तो ये वाले फार्मूले याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, ज्यादातर यहीं पे आपसे पूछा जाता है। ये तो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन की बात की है ना, ये तो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में एटीएम वगैरह लिखा मिलेगा, उसकी भी पावर उतनी हो जाएगी, उसकी भी पावर वैसी की वैसी ही हो जाएगी। स्टूडेंट्स क्या ये आपको समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट भाई मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आए हैं यहां से, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी जैम 2019 का क्वेश्चन है, मैंने इस क्लास में लिया नहीं है, नेक्स्ट में मैं पक्का लेके आऊंगा उसको, ठीक है। बाकी कहो तो मैं अभी बता भी देता हूँ, चलो अभी करवा ही देता हूँ साथ के साथ। वो अभी एग्जैक्ट तो मुझे ईयर का पता नहीं है कौन सा ईयर है, लेकिन मेरे पास मिल जाएगा। अभी आया था शायद 19 का, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है। कमेंट करो भाई सारे, थोड़ा सा यार इंटरेक्ट करा करो तुम, ठीक है। ऐसे ही बैठे रहते हो तुम, इंटरेक्ट करते नहीं हो। ये राजी 19 का है, लो पहला ही क्वेश्चन था, जैम 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं। इसका आंसर बताना, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। तो ये क्वेश्चन है जी आपका एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल तो क्या ही है कि ये जैम 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आपसे बोला था फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, ए प्लस बी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ए प्लस बी से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, देखो क्या बोला, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज कितनी गिवन थी आपका, तो यहां पे लिखा हुआ देखो मोल पर लीटर एंड पर सेकंड लिखा हुआ, बिल्कुल ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना। एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन क्या पूछा गया, एंड the overall order of the reaction, the overall order of the reaction, बताओ क्या होगा भाई, बता दो। पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था 1, तीसरा ऑप्शन था 2 एंड डी ऑप्शन था 3। लो भाई ये कोई क्वेश्चन पूछने का है क्या, है इतना आसान क्वेश्चन भी कोई पूछता है? तो ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अब बाकी बस सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको आता है या नहीं आता। तो भाई अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर, अगर आपका ये तो रेट की ही यूनिट होती है, या कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि किस ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए जो रेट होता है एंड जो रेट कांस्टेंट होता है उनकी यूनिट सेम होती है या इक्वल होते हैं, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब यहां तक बात की, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज ऑर्डर। अब ऑर्डर के बारे में मैं काफी अच्छी आपको बातें बता रहा हूं, और ऑर्डर है ना, और हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है ना, जैम 2019 में भी आया था, है ना। वो ये पता करना चाहते हैं कि ऑर्डर कितना होगा इस रिएक्शन का। तो ऑर्डर आप जैसे कह रहे थे ना, पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, कोई कह रहा था 0, कोई कह रहा था हम बता सकते हैं। तो मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, तो आप कैसे बता दोगे, नहीं बता सकते। तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल पावर्स, ठीक है, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, है ना, ऑल कंसंट्रेशन टर्म, सम देखो किसका, सम पावर का, किसका, ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना, इन्वॉल्व्ड इन, है ना, अपीयरिंग, इन्वॉल्व्ड या अपीयरिंग एक ही बात है ना, अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। भाई जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, उसके अंदर जो आपका एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो आपकी कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है ना, उन सभी का सम जो है वो ही आपका क्या होता है,
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये बात याद रखना, ऑर्डर नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, है ना, सब पॉसिबल हो सकता है। तो जैसे अगर मैं मान लूं कि आपको एक रिएक्शन गिवन है, ए प्लस में बी प्लस में सी, और इससे आपको यहां पे प्रोडक्ट में आप जा रहे हो। अब एग्जामिनर ने खुद कह दिया कि भाई मैं आपको बता रहा हूं ये बात, एग्जामिनर ने ये कहा है कि इसका जो रेट है वो होगा के, ए की पावर पी, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। ये एग्जामिनर ने बोला है, ये रेट ला एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, हालांकि काफी मेथड है, उसको भी देखेंगे सीखेंगे, लेकिन ये आपको दिया रहेगा ये रेट ला एक्सप्रेशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको बताना ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो जो ए की पावर है, अरे जो ए की पावर है वही उसका ऑर्डर, यानी कि पी। अगर मैं आपसे आ गया भाई, कनेक्शन थोड़ा सा रुक गया था। चलिए अभी सही चल रहा है। तो भाई थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप सभी को पता होगा कि घर से ही मैं क्लासेस ले रहा हूं अभी, तो इस वजह से यहाँ पे ये। तो ऑर्डर क्या, मैं यही बता रहा था लास्ट में आपको, मैं यही बता रहा था कि ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका P प्लस क्यू प्लस आर। एंड ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, it should be either given in the problem or should be calculated in the problem by the giving information। कभी भी किसी रिएक्शन को देख के मत बता देना किसका ऑर्डर ये है। ऑर्डर या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई ना कोई हिंट आपको गिवन होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं, आपको बताना कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। एग्जांपल के तौर पे, है ना, रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी, इनिशियल concentration of A is 20 molar and concentration at C, concentration at 10 second is 10 molar, ठीक है, and rate constant for this reaction, and rate constant for this reaction is 3 इंटू में 10 की पावर -8, ठीक है, पर सेकंड। तो आपसे बोला कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताओ भाई क्या होगा। देखता हूं कैसे करोगे। देखो सब गिवन, आपको सारी डिटेल्स गिवन है, देख के बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। ऑप्शन में लिखा 0, लिखा है 1, लिखा है 2 एंड लिखा है डी में लिखा है नॉट डिफाइंड। डी में क्या लिखा है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखो ऐसे हिंट, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है, बच्चे तो कैलकुलेशन करते रह जाते हैं। आपसे मैंने बोला है कि ए से आप पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोलार थी, तो कंसंट्रेशन 10 सेकंड पे इस 10 मोलार हो गई। तो आपको बताना, अगर इसका रेट कांस्टेंट ये, तो आपको बताना व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, फर्स्ट ऑर्डर कहां से पता लगा? अरे भाई मैंने आपको अभी तक एक ऑर्डर निकालने का एक ही मेथड मैंने अभी तक बताया है कि इस रेट कांस्टेंट की यूनिट पकड़ लेना बस। अब देखो ये जो सारा दिया गया है ना डाटा वाटा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि आप कैलकुलेशन में लगे रहें और वैसे आप निकाल ही नहीं पाओगे, है ना। तो यहां पे आपको ये हिंट दिया गया है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या, पर सेकंड, और पर सेकंड किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए होती है। तो ये बात यहां पे मैं लिख देता हूं भाई काफी अच्छे से कि, है ना, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लिखिए पॉइंट बना के काफी अच्छे से कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड by experimentally, ठीक है भाई। वीडियो रुके तो आप बताया करो मुझे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। एंड इट शुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम,
या तो ये आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा, है ना, या फिर, है ना, और शुड बी कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम बाय गिविंग इंफॉर्मेशन, और should be calculated in the problem, should be calculated in problem by information। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। जैसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी थी, पहली इंफॉर्मेशन क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप इजीली बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट भी सीखना आपके लिए। एक एग्जांपल सिंपली, और फिर मैं आऊंगा जो आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कह रहा था ना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो मैंने आपको करवाया जो आपका 17 में आया था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ऑर्डर बताना, इससे भी क्वेश्चन आए हैं सेकंड। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इन्होंने लिखा है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, एक एग्जांपल है समझते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, आपको यहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन जरूर गिवन मिलती है कि 2A प्लस में B, और इससे आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, इससे आपको मिल रहा है प्रोडक्ट। सबसे पहले बोला कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, है ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट का जो ऑर्डर है इज 2, वो आपका 2 है, एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इज -1, इज -1। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये पूछा है कि आपको बताना है इसका राइट रेट ला एक्सप्रेशन, राइट RLE रेट ला एक्सप्रेशन लिखिए। उसके बाद सेकंड बोला कि आपको ओवरऑल ऑर्डर बता देना है, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर बता देना है। देखो ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो देखो अगर आपको इसका रेट ला एक्सप्रेशन दिखाना तो आप कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। तो देखो यहाँ पे रेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू में A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, तो 2 दिखा दो इसके ऊपर, B के रिस्पेक्ट में क्या है -1, तो -1 दिखा दो। तो ये आपका रेट ला एक्सप्रेशन होगा। दूसरी बात, ओवरऑल ऑर्डर पूछी आपसे, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑल पावर्स। ओवरऑल ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 में -1, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी आपका 2 - 1 का मतलब है कि हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरे टाइप के ही क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेट इफ कंसंट्रेशन इज डबल, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए यहां पे क्या तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये बोला है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट if concentration of A is double, if concentration of A is double। अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो बताओ रेट कैसे अफेक्ट करेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, तो इंक्रीज होगा भाई, बिल्कुल इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में साफ साफ पता लग रहा है कि जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड ऑर्डर कितना है 2 है, पॉजिटिव है ऑर्डर, अगर नेगेटिव होता तो नीचे होता तो कंसंट्रेशन कम करता। अब जैसे ही आपने यहां पे देखना ये जो रेट है वो कितना हो जाएगा K, अब यहां पे आपने डबल कर देगा मतलब 2A और इसकी पावर ये, यानी कि रेट अब आपका क्या होगा 2A, है ना, 2A का मतलब 4, तो रेट आपका 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, रेट आपका क्या करेगा 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। जब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब आपने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया। अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर देते तो रेट 9 टाइम्स हो जाता। अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देते तो रेट 16 टाइम्स हो जाता। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे? स्टूडेंट जल्दी से बोलिए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बी जो है वो है ना, रेट जो है वो इसकी वजह से जहां पे A की पावर 2 था अब यहां पे 4A की पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स वो लगा रहा हूं कि भाई ये इसको देखो। अभी ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को करवाने भी, अभी मैं उसी के ऊपर आऊंगा एग्जैक्ट बिल्कुल। अब है दूसरा, आपसे बोला गया है कि इफेक्ट ऑफ रेट, आपको क्या बताना है, इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस पॉइंट को भी काफी इंपॉर्टेंट से नोट कीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस्ड टू 1,3, इज
रिड्यूस्ड टू 1/3। भाई आपने कंसंट्रेशन को 1/3 टाइम्स 1/3 रिड्यूस कर दिया है। अब बताइए कि रेट किसकी? बी की कंसंट्रेशन रिड्यूस की है। तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या था हमारा कि k इंटू में a की पावर 2 एंड b की पावर -1 थी। जब आपने, अब देखो नया रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे k एंड ये a की पावर 2 ही रहेगा। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस वर्ड यूज करने का मतलब है कि कम कर दिया। 1/3 कम करने का मतलब क्या होता है कि जो b था ना, अब आपने उसको b/3 कर दिया है। b/3 की पावर -1 है और -1 तो 3 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आपका रेट 3 टाइम्स हो जाएगा। रेट 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका ऑर्डर नेगेटिव था। अगर इसका ऑर्डर नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या कि आप इसे b भी लिख सकते हो। तो 1/3 का मतलब 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑर्डर 3 टाइम्स रेट इंक्रीज करेगा। इसको मुझे एक बार बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे एक बार जरूर बताएं आप थोड़ा सा। ठीक है, ये आप एक बार मुझे जरूर बताओ, फिर पता लगेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, इनमें काफी मतलब अच्छे से आपका मतलब यूज हो जाता है भाई। मतलब ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनके अंदर। फोर्थ देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फोर्थ फिफ्थ देखना इसी क्वेश्चन के ऊपर चल रहा है। तो ये बोला है कि हाँ, what will be the effect on rate if the volume of container is double। अब इन्होंने कहा है कि रेट क्या होगा, इसी क्वेश्चन का रेट क्या होगा इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। अगर आपने कंटेनर की वॉल्यूम को डबल कर दिया है तो बताओ जी रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, यहां से सबसे पहली बात तो ये समझनी कि कंसंट्रेट ओवरऑल ऑर्डर कितना है। ओवरऑल ऑर्डर कितना बताया था मैंने? 1 है ना, 1। इसका मतलब जो आपका a की पावर 2 है और b की पावर -1 है, ओवरऑल ऑर्डर तो -1 है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम क्या होती है? कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ओवरऑल अगर आपने कंसंट्रेशन को मतलब ऐसे ही कह सकते हैं, तो वॉल्यूम तो नीचे आएगी। अगर वॉल्यूम को डबल किया है तो रेट आपका 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा। नहीं समझ में आया? देखो, क्या मैं इसे लिख दूं n/v का स्क्वायर? ठीक है, क्या मैं इसे लिख दूं, अब 2 टाइम्स करने का मतलब समझना, क्या मैं इसे लिख दूं n/v का -1? अब 2 टाइम्स करने का मतलब है कि n/2v आपने कर दिया ना। 2 टाइम्स का मतलब तो यही है। और आप पूरे कंटेनर का लिख लो, चाहे आप इसको क्या ये लिख सकते हो क्या पूरे कंटेनर को? तो क्या मैं ये लिख दूं पूरा कि ये मेरा बन गया जी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1/v और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, लिख सकते हैं। अब देखो ये जब आप लिखोगे, अब 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करने से तो 2v हो जाएगा, बस ये 2v। तो 2 टाइम्स आपका क्या करेगा, तो ये देखो ये होगा 1/2v और इसके ऊपर -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये ऊपर 2v चला जाएगा। इसका मतलब आपका रेट 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है तो रेट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, ये नेगेटिव नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये रहा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो आपका देखिए, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका जो रेट है वो क्या करेगा, रेट इज डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। इससे एक जनरलाइज फॉर्म निकलेगी, अभी देखना वो क्या है, वो क्या है। तो क्या मैं यहां से ये बात कह सकता हूं कि जो मेरा रेट होता है, रेट किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है is inversely proportional to change in volume की पावर ऑर्डर। चेंज इन वॉल्यूम की पावर ऑर्डर। बोलो क्या ये लिखा जा सकता है क्या कि जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, जो रेट होता है वो किसके ऊपर आ जाता है आपका, कुछ इस प्रकार से। तो ये पॉइंट है। और दूसरा मैं यहां से क्या भी लिख सकता हूं कि आपका चेंज इन रेट है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका चेंज इन रेट। एक बात और है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से समझना कि चेंज इन रेट का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। बोलो क्या ये भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि वो कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो बातें हैं, इन दो फॉर्मूलों को याद रखेंगे, इनके ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, आए हैं ऑलरेडी।
एमएससी एंट्रेंस वगैरह में ज्यादा पूछे, जैम ने पूछे नहीं है, लेकिन जैम पूछेगा क्योंकि पैटर्न है ये जैम का ही, जैम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मतलब और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव में देखे जाते तो यहाँ पे भी आएंगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई अब आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से समझ लेना। इन्होंने कहा कि आपके पास एक रिएक्शन है ए से पी है, आपको बोला गया रेट बिकम्स हाफ। देखना आप कंडीशन ऐसी गिवन मिलेंगी, रेट बिकम हाफ, रेट आधा हो गया when concentration of A increases by 4 times, देखिए क्या बोला गया, तो ये है। एंड बोला है कि व्हाट डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। लो जी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पैटर्न है। पहला पैटर्न मैंने ऑर्डर देखने का क्या बताया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरा पैटर्न मैं क्या बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन। इनसे भी हम देखते हैं कि कैसे आपका, तो इन्होंने क्या कहा है कि रेट कितना हो गया जी, आधा, हाफ। कब, जब आपने एक कंसंट्रेशन ए को 4 टाइम्स किया। मतलब देखो चेंज इन रेट कितना, 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, यही तो लिखा था। क्या मैं अब इसको मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं, यस। क्या मैं इसको 2 की पावर 2n लिख सकता हूं, n का मतलब ऑर्डर। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 2n इज इक्वल टू -1। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू -1/2। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा ना, वो आपका -1/2 हो जाएगा। यही मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि चेंज इन रेट में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होता है चेंज इन ऑर्डर की, चेंज इन कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। किस किस स्टूडेंट को ये समझ में आ गया है मुझे जल्दी से बताइए, फिर मुझे काफी क्वेश्चन करवाने इस पैटर्न पे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, काफी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन। बताओ बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलिए भाई, तो एक दो क्वेश्चन और दें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। क्लियर है सर, ओके। चलो क्लियर का तो तब पता लगेगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सही देंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कहा गया है कि बी से आपका प्रोडक्ट में जा रहे हो। आप कहां से जा रहे हो, बी से आप किसी प्रोडक्ट में जा रहे हो। यहां पे आपसे बोला गया है कि बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे, जैसे ही हमने बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट आपका जो है ना वो 9 टाइम्स हो गया। रेट आपका 9 टाइम्स हो गया। तो आपसे बोला गया ऑर्डर, बताओ जल्दी से। ये इजी दे दिया मैंने एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा भी दे देता हूं आपको। अब यहां पे आपसे बोला गया है कि अगर a प्लस बी हो, a प्लस बी और उससे प्रोडक्ट मिले, a प्लस बी और उससे प्रोडक्ट हो, तो यहां पे आपको बताना है कि a की कंसंट्रेशन को जब हमने डबल किया ना, a की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गया था। a की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गया था। एंड जब हमने b की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, जब हमने b की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट आपका 1/3 टाइम्स हो गया था, 1/3 टाइम्स हो गया था। अब आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड वाला बताओ, फर्स्ट वाला तो इजी है, आपने बिल्कुल आराम से बता दिया होगा। यस सूर्यांश बिल्कुल सही है। अरे देखो यहां से चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हुई है, देखो रेट कितना था 9, चेंज इन कंसंट्रेशन ट्रिपल की पावर ऑर्डर। तो क्या मैं 3 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, यस। n का मतलब क्या आ गया जी यहां से 2। ठीक है, ये इजी था। ये वाला बताओ आप, सेकंड एग्जांपल बताइए क्या होगा। हालांकि सेकंड भी इतना कोई टफ वाली बात नहीं है, इजी है सेकंड भी। अब यहां पे बोला है कि एक अलग अलग निकालो, वैसे केस में अलग अलग, एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट कितना हो गया 4। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यहां से देखो सॉल्यूशन में अलग पेन यूज कर लेता हूं, यहां से ओवरऑल ऑर्डर पूछा आपने, एक बताया एक ही कंसंट्रेशन को आपने जो रेट कितना हो गया 4 टाइम्स। कब, जब आपने कंसंट्रेशन को, इसको मैं ए मान लेता हूं, है ना, ए का मतलब यहां पे ऑर्डर ऑफ ए,
तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना हो गया 2, और यहाँ पे जो है 1/3 हो गया, 1/3। जब आपने इसको 3 किया होगा b, तो इसको b को क्या लिख सकता हूं मैं, -1। तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करोगे दोनों का सम कर दो। यस, बिल्कुल सही बताया आपने कि 1 होगा, बिल्कुल सही बताया कि आपने 1 होगा। ठीक है, चलो अब देखो जी ये क्वेश्चन, कुछ ये वाले क्वेश्चन है। अब इनको थोड़ा सा देखो और इनके आंसर बताओ मुझे कि कैसे आप बताएंगे। अब इनके आपको बताने भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताएं। इन्होंने बोला कि RCl की रिएक्शन करवाई है NaOH एक्वस के साथ, ये फॉर द अबव रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन। समझ गए क्या है ये, रेट ला एक्सप्रेशन गिवन है आपको, है ना। तो वो क्या गिवन है, K1 इज इक्वल टू RCl। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट, इसका रेट आपको बताना। देखो ये MSQ टाइप का क्वेश्चन डिजाइन हो सकता भाई, अगर इजी क्वेश्चन देना है ना उसने, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा MSQ में। ये तो हालांकि ऑप्शन बना के दे रखे है, लेकिन ये रहा। तो ये आपके पास रेट ला एक्सप्रेशन है, ये V का मतलब यहाँ पे रेट से है बेसिकली, ये R लिखना चाह रहा था शायद यहाँ पे। रेट इज इक्वल टू K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ RCl। तो ये कह रहा है रेट बिकम्स ट्वाइस by doubling the concentration of NaOH। क्या रेट ट्वाइस हो जाएगा आपका, क्या रेट आपका 2 टाइम्स हो जाएगा जब आप NaOH पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई रेट, NaOH की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है जी, हम कमेंट ही नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं है, ये नहीं होगा ऐसा कुछ। बिकमिंग हाफ बाय रिड्यूसिंग दी कंसंट्रेशन बाय 1/2। देखो ये साफ साफ पता लग रहा है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट, इसका ऑर्डर 1 है RCl, कुछ नहीं लिखा हुआ 1 है। इसका मतलब ये कह रहा है क्या आपका जो बिकमिंग हाफ, जो रेट है वो आधा हो जाएगा अगर आपने RCl की कंसंट्रेशन को 1/2 कर दिया तो। यस बिल्कुल ट्रू है, यानी कि बी तो बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा इंक्रीजिंग बाय रेजिंग द टेम्परेचर। देखो ये हमें आगे पढ़ना है, हालांकि ये हमें आगे पढ़ना है, बाकी आप मान के चलिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने इसका रेट इंक्रीज करता है ना। ये पढ़ाना भी आर्हीनियस इक्वेशन इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, आर्हीनियस इक्वेशन। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नहीं भाई, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स स्टूडेंट। देखो नाम से पता लग रहा है कि ये आपका ऑर्डर फर्स्ट है। अगर ऑर्डर फर्स्ट है ना तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आर्हीनियस इक्वेशन इसी के लिए तो बनाई गई है, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही लगती है वो। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जी। हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ से क्या बोला गया है। ठीक है, बाकी मैं एक बार इसको थोड़ा सा और जूम करके देख लेता हूँ, यहाँ से आपका क्या बोला गया है ये। तो एक तो नन ऑफ दीज आंसर है भाई, डी वाला जो है नन ऑफ दीज है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ क्या, डी नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है द रेट ला एक्सप्रेशन, एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया तो एसिड और अल्कोहल मिलता है, ठीक है, डीएस्टरिफिकेशन हो गया ये। तो यहां पे बोला कि जो रेट है हमारा, रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, एस्टर पे भी डिवाइड कर रहा है, एस्टर की पावर तो 1 है और जो हाइड्रोनियम आयन उसकी पावर 0। व्हाट विल बी द न्यू रेट, न्यू रेट क्या होगा। अगर आपने पहला कंडीशन रखी है कि जब आपने एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल किया, अरे भाई जब आप एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि एस्टर के रिस्पेक्ट में, है ना, एस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, एस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, इसका मतलब फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा। ये भी 2v है, ये भी 2 है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, नन ऑफ दीज भी देख लेंगे। फिर कहा कि आप जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो क्या रहेगा। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो V ही रहेगा, वो ऑर्डर V नहीं है बेसिकली, V मानो तो V मान लो, यहाँ पे R होता तो R है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात आपको। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर, अरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। ये लो जी, इसका आंसर आप मुझे बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इन्होंने कहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B gives C if the rate of formation of C increase by the factor of this on doubling the concentration of A and increasing by the factor of 9 by tripling the concentration of B। बताओ भाई जल्दी से बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। तो इन्होंने कहा है कि ये है भाई, आपको यहां पे ऑर्डर आपको बताना है। आपको बोला गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ दिस ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। यस, ओके, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है, यानी कि रेट कितना हो गया यहां पे 2, ये हो गया। चेंज इन रेट कितना हुआ भाई, यही है रेट, चेंज इन रेट। जब आपने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यानी कि ए की पावर 2 कर दो। ये इकट्ठा एंड लिखा हुआ ना, सम करके लिखना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, ये इकट्ठा लिखा गया है तो आप लिखना यहां पे कि जो ए की पावर को ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक मिनट रुको यार, ध्यान से देखने दो। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इंक्रीजिंग बाय फैक्टर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर, इतना हो गया जब आपने कितना किया, डबल। ठीक है, ये हो गया। एंड प्लस में कर दो इसको, कितना हो गया 9। ऐसे करने से बात नहीं आएगी यार, ये मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है ना, एंड में तो मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। एंड बाय 9। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, अलग अलग करके भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग करके भी देखोगे। इंक्रीजेस हुआ इतने फैक्टर से, जब इकट्ठा ही लिखते हैं ना इसको, तो इसको कैसा लिखा जाता है, इकट्ठा ही लिखा जाता है यहां पे, लेकिन पावर अलग अलग हो रही है ना। देखो भाई, ट्राई करो इसको, कोई बात नहीं, मैं भी देख रहा हूं, आराम से निकालेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इंक्रीजेस बाय फैक्टर दिस, इतने फैक्टर से वो इंक्रीज हो गया। तो पहले कितना था भाई, मान लेते हैं कि उसकी 0 ही थी पहले, तो ठीक है, ये रेट हो गया, ये रेट है, ये आपका रेट ऑन डबलिंग इतना इंक्रीज हुआ है, वो इतना चेंज इन एंड बाय फैक्टर। अच्छा ठीक तो है, अरे ठीक तो है, ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन, ठीक तो है, यही आएगा। तो B की वैल्यू आ गई 2 और A की वैल्यू, इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई आपको, थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, पावर में लाना पड़ेगा 2 की पावर में, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इसको 2 की पावर में लिखा तो जा सकता है मेरे हिसाब से, ये आ जाएगा 1 4, नहीं लिखा जा सकता ना, तो ऐसे ही आएगा भाई। यहां से इसका जो आंसर आएगा ना वो A आएगा। एक बार आप ट्राई जरूर करना इसकी, ठीक है, कर लोगे ना ट्राई, तो वही अलग अलग लिखा हुआ है इसको, बस ऑन ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय फैक्टर द 9 विद रिस्पेक्ट टू B, तो इतना आ जाएगा। A के रिस्पेक्ट में निकालना है कि इतना ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A 2 की पावर, इसको 2 की पावर A में रखना पड़ेगा बस, कैसे भी करके, तो ये आ जाएगा। या फिर एंटी लॉग वगैरह ले वगैरह ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हो आप इसको, है ना। लॉग लेके कैसे करोगे, देखो यहाँ पे भी लॉग ले लो, तो लॉग 2 पॉइंट ये किसके इक्वल हो जाएगा, A इंटू में log 2, मैं करता हूं इसको, log 2.8, इन दोनों की वैल्यू निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे log 2.82, तो ये आएगी 0.45। A इंटू में log 2 की वैल्यू तो सभी को पता होगी भाई, है ना, log 2 की वैल्यू पता है ना, log 2, तो ये होती है जी 0.30। इस A की वैल्यू हो जाएगी 0.45 इंटू में 0.3, इससे ये कैंसिल। 15 कहां से आ रहा है यार, 15 तो नहीं आना चाहिए, है ना, ये तो गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़। तो यार इसको कैसे सोल्व करेंगे,
2 पॉइंट, ठीक है, ये तो लिख लिया, log लेंगे, ये log 2 हो जाएगा, आना चाहिए यार यहाँ से तो सही। ठीक है, ये आ गया जी, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, लो, हाँ यही आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, 30 बचेगा ना वैसे ये, अरे ठीक तो आ रहा है, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.5, तो देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5, दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस बी को ऐड करोगे तो 3.5 आ रहा है, तो हो तो गया सही, हो गया भाई सोल्व, हो गया ना। चलो जी, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, कल उसको डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इसी पैटर्न पे, तो भाई एक बार आप कमेंट कर दो कि आपको ये समझ में आ गया क्या। लॉग लेके इस तरीके से निकाल सकते हो, कभी भी अगर आप अटक जाओ तो इस तरीके से निकाल लेना, ठीक है ना। ये आएगी, ए की वैल्यू ये आएगी एंड बी की वैल्यू ये आएगी, देखो लॉग लेके निकालिए इसको बिल्कुल आराम से, है ना। कमेंट करके बता दो हो गया क्या। क्वेश्चन है होमवर्क, आपको बोला गया a प्लस बी प्लस सी एंड इससे आप कन्वर्ट हो रहे हो p में, ठीक है, इससे आप कन्वर्ट हो रहे हो p में। अब आपसे बोला गया है यहाँ पे कि देखिए क्या क्या बोला गया, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेट, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, on doubling the volume of container rate decreases, on doubling the volume of container rate decreases by 8 times, on doubling the volume of container rate जो है वो 8 times decrease हो गया, on doubling the concentration of A and B and on doubling the on doubling the concentration of A, on doubling the concentration of A and reducing concentration of B and reducing concentration of B, है ना, rate become 4 times, rate becomes 4 time, rate becomes 4 time, on increasing the concentration of C by 4 times, next आगे comma, on increasing concentration of C by 4 times, on increasing the concentration of C by 4 times, rate increases by 64 times, rate increases by 64 times, तो रेट कितना होगा 64 टाइम्स। डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड ओवरऑल एंड रेट ला एक्सप्रेशन, एंड रेट ला एक्सप्रेशन। तो कल इसको भाई निकाल के आइएगा, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक है ना भाई, इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है भाई, ठीक है, कल भी पूछ लीजिएगा या अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को गुड इवनिंग, मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।